नमस्कार। इस डिजिटल कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम महाजनपदकालीन राजस्थान में शिवी, योद्धेय और अर्जुनायन जैसे गणतंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो शिवी जनपद है के अलावा योद्धेय और अर्जुनायन ने अपना क्षेत्र जिस प्रकार स्थापित किया, तो मालवों और अर्जुनायनों से संघर्ष के दौरान मत्स्य जनपद के नियंत्रण से बहुत सारा क्षेत्र निकल गया था। चित्तौड़ के उत्तर पूर्व में नगरी नामक स्थान से प्राप्त सिक्कों पर शुंगकालीन ब्राह्मी लिपि में मंझिमिकै शिवी जनपदस्य शब्द उत्कीर्ण मिलते हैं, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ शिव जाति का प्रभुत्व सिद्ध करते हैं। वैदिक काल में शिवी जाति संभवतः पंजाब में निवास करती थी। ऋग्वेद के अनुसार शिवी जाति की राजधानी शिवपुर थी तथा सुदास ने अन्य जनपदों के साथ दासराग युद्ध में शिवियों को भी परास्त किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित शोरकोट से की जाती है। प्राचीन भारतीय भूगोल पर कार्य करने वाले विद्वान नंदलाल डे के अनुसार शिव जाति स्वात घाटी क्षेत्र में आबाद थी। महाभारत के वन पर्व में जिस शिवी ओसिनर के बलिदान का उल्लेख मिलता है, उसके बलिदान की घटना को दर्शाने वाली एक कलाकृति स्वात घाटी में मिली है। अतः शिवी जनपद को प्रारंभिक अवस्था में स्वात घाटी में स्थित माना जा सकता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, उसमें शिवी का उल्लेख नहीं है, किंतु महावस्तु में बुद्ध द्वारा ज्ञान को जिन देशों में वितरित किए जाने का उल्लेख मिलता है, उसमें शिवी देश को भी सम्मिलित किया गया है। विनय पिटक में उल्लिखित है कि बौद्ध काल में शिवी देश बहुमूल्य एवं सुंदर दुशालों के लिए प्रसिद्ध था। अवंती नरेश चंड प्रदोत्त ने वैद्य जीवक को शिवी देश में निर्मित दुशाले का एक जोड़ा भेंट किया था, जिसे जीवक ने महात्मा बुद्ध को भेंट कर दिया था। शिवी जातक में कौशल नरेश प्रसेनजित द्वारा महात्मा बुद्ध को शिवी देश में निर्मित वस्त्र भेंट करने का उल्लेख मिलता है। शिव जातक, उम्मिदन्नी जातक और बैसंतर जातक में शिवी देश और उसके राजाओं का वर्णन मिलता है। शिवी और उम्मदंती जातक के अनुसार शिवी देश की राजधानी अरिहट्टपुर थी। नंदलाल डे अरिहट्टपुर को उत्तरी पंजाब में स्थित बताते हैं। कुछ विद्वान शिवी देश को स्वात घाटी में स्थित मानकर उसे वर्तमान शिवी बलूचिस्तान के आसपास का प्रदेश या पश्चिमी पंजाब का शोरकोट प्रदेश मानते हैं। बराह मेहर ने शिव जाति को भारत के उत्तरी भाग में रहने वाली जाति बताया है तथा इनका उल्लेख मालवों, योद्धेयों तथा अर्जुनायनों के साथ किया है। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब और सिंध क्षेत्र में जिन 28 शक्तियों का उल्लेख किया है, उनमें सिवोई अर्थात शिवी भी एक थी। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी का विचार है कि सिवोई या शिवी एक गणराज्य था। सिवोई लोग वर्तमान पाकिस्तान में झाग जिले में शोरकोट क्षेत्र के निवासी थे। उनका राज्य झेलम तथा चिनाब नदियों के संगम के नीचे बसा हुआ था। सिकंदर की वापसी के दौरान शिवी जाति से उसका संघर्ष हुआ था। यूनानी लेखकों के अनुसार शिवी लोगों ने बिना युद्ध के ही सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया तथा सिकंदर को अनेक उपहार भेंट स्वरूप प्रदान किए। फलतः सिकंदर ने भी उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया, लेकिन भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि शिवी लोगों ने 40,000 सेना के साथ सिकंदर का विरोध किया।
मगर वे यूनानी सेना के सम्मुख ठहर नहीं सके और उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। एरियन के अनुसार शिव जात के लोग पशु चर्म पहनते थे और अपने को यूनानियों का वंशज मानते थे। वे हाथ में गदा या लाठी रखते थे, इसलिए सिकंदर ने उन्हें स्वतंत्र रहने दिया। लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खतरे में जानकर पंजाब से राजस्थान की ओर प्रयाण किया। राजस्थान में वे चित्तौड़ के पास नगरी में बस गए। नगरी को मध्यमिका या मंझिमिका भी कहा गया है। नगरी से शिवियों के अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं। शिव जाति पंजाब से राजस्थान आई या यह जाति पहले से ही राजस्थान में विद्यमान थी, इस बारे में भी इतिहासकारों में मतांतर हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार पंजाब पर लगातार विदेशी आक्रमण होने के कारण शिवी जाति यौधेय तथा मालो जात की तरह पंजाब से राजस्थान आई। डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल भी इस मत का समर्थन करते हैं, लेकिन डॉक्टर सोहन कृष्ण पुरोहित ने अपने एक शोध पत्र में इस बात को प्रमाणित किया कि माध्यमिका की शिव जात की संस्कृति पंजाब की सिवोई जात की पिछड़ी हुई अवस्था से काफ़ी अलग और उन्नत थी। राजस्थान की शिव जाति का आगमन पंजाब से नहीं हुआ, बल्कि यह जाति पहले से ही राजस्थान में विद्यमान थी। ऐसा नवीन शोधों में इतिहासकार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार समाजता शिवियों का जो क्षेत्र है और उनका उल्लेख महाभारत, पाणिनि के व्याकरण, ब्रह्म संहिता, कुमारपाल चरित संग्रह तथा कुछ सिक्कों के अलावा नगरी के शिलालेख से ज्ञात होता है कि चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद कहलाता था और मध्यमिका उसका प्रमुख केंद्र था। नगरी जिसकी पहचान या समीकरण इतिहासकारों द्वारा मध्यमिका के रूप में की गई है, वर्तमान में चित्तौड़ जिले का एक छोटा सा नगर है और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी तक उसका सांस्कृतिक महत्व मध्यमिका का हमें विभिन्न साहित्यिक स्रोतों में, अभिलेखों में प्राप्त होता है। और शुंगकालीन राजस्थान की जानकारी के लिए इस जनपद का विशेष महत्व था। आगे अर्जुनायन और यौधेयों की बात की जाए तो यौधेय पाणिनि की अष्टाध्यायी में यौधेय गणों का उल्लेख से इनका इतिहास पता चलता है। पाणिनि ने यौधेयों को विगर्थ अथवा आयुधजीवी क्षत्रियों की श्रेणी में रखा है, अर्थात ये विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, धनुष, बाण इत्यादि, तलवारें इत्यादि बना करके अपनी जीविका चलाते थे। महाभारत में इन्हें युधिष्ठिर का पुत्र कहा गया है। सतलज घाटी का प्रदेश भावलपुर राज्य तक यौधेयों के नाम पर योहिया बार कहलाता था। यौधेयों के प्राचीनतम सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रोहतक बौधान्यक से प्राप्त हुए हैं, जिन पर बौधाण के यौधेय नाम अंकित है। यौधेयों के कुछ चांदी व तांबे के सिक्कों पर स्कंद कार्तिकेय, ब्राह्मण्य देव कुमार का नाम भी अंकित मिलता है। दूसरी या तीसरी शताब्दी के इन सिक्कों पर भागवता स्वामिनो ब्राह्मण्य देवस्य कुमारा यौधेया नाम प्राप्त होता है। तीसरी शताब्दी के यौधेय गण के सिक्के उनकी मूलभूत जो जमीन थी सतलज यमुना के बीच के प्रदेश कांगड़ा, देहरादून, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर यौधेय गणस्य जय अंकित मिलता है। इन ताम्र सिक्कों पर कुषाण प्रभाव दिखाई पड़ता है। इससे पता चलता है कि इस भूभाग में कुषाणों की सत्ता का विनाश कर यौधेयों ने अपनी सत्ता स्थापित की। जूनागढ़ प्रशस्त से पता चलता है कि रुद्रदामन ने यौधेयों को परास्त किया था। पहली दूसरी शताब्दी में पंजाब की अराजकता और कुषाणों से परास्त होने के पश्चात यौधेयों ने राजस्थान के उत्तरी भाग में अपना राज्य स्थापित किया। यौधेयों ने संभवतः उत्तरी राजस्थान से कुषाण सत्ता को नष्ट कर दिया। कुषाणों की सत्ता को नष्ट करने के कारण
चतुर्दिक इनकी ख्यात फैल गई। कुमार नामी राजस्थान में इनका एक शक्तिशाली शासक था। कालांतर में अन्य गणतांत्रिक जातियों से मिलकर इन्होंने राजस्थान से शकों की सत्ता को समाप्त कर दिया। प्रयाग प्रशस्त में भी यौधेय गण को समुद्रगुप्त द्वारा परास्त करने का उल्लेख मिलता है। अब अगली जो गणतांत्रिक जाति राजस्थान में प्रभावी रही वो अर्जुनायन है। अर्जुनायन का जो क्षेत्र था वो भरतपुर, अलवर तथा कुछ बीकानेर के क्षेत्र में भी इनके प्रमाण मिले हैं। अर्जुनायन अपने को पांडव अर्जुन की संतान मानते थे। व्याकरणिक पाणिनि ने भी इनका उल्लेख किया है। इनके दूसरी व पहली शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों पर ब्राह्मी में अर्जुनायन जयः लेख अंकित मिलता है। सिकंदर के अभियान के बाद अर्जुनायन भी राजस्थान में आए और मुख्य रूप से भरतपुर, अलवर क्षेत्र में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की। ये अपनी वीरता के लिए इतिहास में ख्याति प्राप्त रहे तथा शकों को परास्त करने में इन्होंने मालवों का सहयोग किया। गुप्त लेखों में इन्हें गुप्तों द्वारा परास्त करने का उल्लेख मिलता है। जैसा कि पहले ही बताया कि समुद्रगुप्त के अभियान के दौरान ये जो विभिन्न गणतांत्रिक जातियां थीं राजस्थान की परास्त हुईं, किंतु इनकी आंतरिक सत्ता राजस्थान में शक्तिमान रही। 6वीं शताब्दी में बराहमिहिर ने उत्तर पश्चिमी भारत की महत्वपूर्ण जातियों में अर्जुनायनों का उल्लेख किया है। तो राजस्थान में शक, क्षत्रपों और तथा कुषाणों का सीधा इतिहास प्राप्त नहीं होता है, परंतु सूरतगढ़, हनुमानगढ़, रंगमहल, पुष्कर, पीसांगन, बांसवाड़ा, नगरी, मारवाड़ आदि क्षेत्रों में पाई जाने वाली मुद्राओं से अनुमानित है कि राजस्थान के कई भागों में उनका राजनीतिक प्रभाव स्थापित हुआ, जिसका यहाँ के गणराज्य विरोध करते थे। लगभग 200 सन के आसपास इनका प्रभाव कमज़ोर हो गया और साल्व योद्धाओं तथा अन्य जनों की इन पर जीत हासिल हुई। इस प्रकार महाजनपदयुगीन राजस्थान में जहाँ एक और मत्स्य महाजनपद अपनी वीरता के लिए तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए स्मरणीय है, वहीं शिवी, यौधेय और अर्जुनायन गणराज्य भी अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए राजस्थान के इतिहास में उल्लेखनीय है। इस व्याख्यान के विस्तृत अध्ययन के लिए साधारण जिन पाठ्यपुस्तकों को आप पहले से पढ़ते रहे हैं उसमें राजस्थान का इतिहास आरंभिक काल से 1956 ईस्वी तक डॉक्टर कृष्णचंद्र माथुर तथा डॉक्टर नारायण माली, ये जैन प्रकाशन मंदिर जयपुर द्वारा प्रकाशित किताब है, तथा दूसरी लोकप्रिय किताब जिसको आप पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण डॉक्टर प्रकाश चंद व्यास और कालूराम शर्मा जी की, जिसको शर्मा व्यास की किताब के नाम से आप जानते हैं, उसमें उल्लेख मिल सकते हैं। एक अन्य पुस्तक के रूप में राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण डॉक्टर SL नागौरी, डॉक्टर कांता नागौरी के साथ साथ मैं स्वयं सहभागी रहा हूँ और यह पुस्तक RBSA पब्लिशर्स जयपुर द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसका आखिरी संस्करण सन 2004 में प्रकाशित हुआ था। इन 3 पुस्तकों के अतिरिक्त मैं जो छात्र अंग्रेजी में अध्ययन करना चाहते हैं वो डॉक्टर दशरथ शर्मा की जो पुस्तक है उसका अध्ययन कर सकते हैं। राजस्थान थ्रू द एजेस में इन जातियों का उल्लेख हुआ है। तो इस तरह से आप इस अध्ययन के माध्यम से इस महाजनपदकालीन राजस्थान पर